बड़ी खबर, मोदी सरकार ने बुलाया संसद का विशेष सत्र। जी हां, 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। संसद के नए भवन में 5 दिनों का विशेष सत्र होगा। संसदीय कार्य मंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। विशेष सत्र में 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल संभव है। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। ये जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिया है। प्रहलाद जोशी ने संसद के विशेष सत्र की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया जा रहा है। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। अमृतकाल में बुलाया जा रहे इस सत्र के दौरान सार्थक चर्चा की उम्मीद है। संसद के विशेष सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, सरकार की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सत्र को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार कई बड़ा कदम उठाने जा रही है। विशेष सत्र में 3 बातें सामने आ रही हैं। पहली बात ये कि विशेष सत्र में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है। दूसरी खबर ये कि विशेष सत्र में केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल ला सकती है। और तीसरी चर्चा इस बात की हो रही है कि 5 दिनों के सत्र में चंद्रयान 3 की कामयाबी और G20 की सफलता पर मोदी सरकार चर्चा करेगी और सरकार की उपलब्धियां बताएगी। तो वही संसद भवन की नई बिल्डिंग में होने वाले विशेष सत्र में 1 नेशनल 1 इलेक्शन सबसे अहम मुद्दा हो सकता है। आखिर क्यों 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर इतनी चर्चा है, देखिए रिपोर्ट। 1 नेशन 1 इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इसे संसद के विशेष सत्र में लागू करना चाहती है। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गयी। 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल संसद से पास हो जाता है तो देश का क्या फायदा होगा। इस पर लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है जो कहती है लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से पैसे की बचत होगी, सरकारी नीतियों को समय पर लागू किया जा सकेगा, प्रशासन मशीनरी चुनाव से ज्यादा विकास के कामों पर ध्यान दे सकेंगी। हालांकि इसे लागू करने में कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। स्टेट में अगर इलेक्शन एक साथ करवाने हैं तो ऐसे में जो संवैधानिक पेचीदगियां आएंगी उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विपक्ष का सरकार पर हमला। विपक्ष का आरोप, सरकार कभी हमसे सलाह नहीं करती। विपक्ष के विशेष सत्र की टाइमिंग पर भी सवाल उठा। सरकार के इस ऐलान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक विपक्ष के नेताओं ने अपने अपने बयानों से राजनीतिक माहौल गर्मा दिया। स्पेशल सेशन बुला रही है सरकार, 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल ला सकती है। और देखिए इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई है। बिल के कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी कमेटी। तो देखिए बहुत बड़ी खबर है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष होंगे। एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी का गठन किया गया है और बिल के कानूनी पहलुओं पर विचार ये कमेटी करेगी, जिसका अध्यक्ष बनाया गया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। आमोद, क्या जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, अभी लेटेस्ट खबर यह है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर, और भारत सरकार ने यह समिति बनाई है और समिति के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो उस पर विचार करेगी और अपना रिपोर्ट देगी। ये एक अभी तक का एक अपडेट है और लेटेस्ट अपडेट है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रामनाथ कोविंद 2021 में भी 2019 में भी 2 बार इस बात की पैरोकारी कर चुके हैं कि राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने इस बात की पैरोकारी की है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। जिस तरह से राज्यों के चुनाव में खर्चे लगते हैं और हर 6 महीना साल भर में कहीं न कहीं चुनाव होता है, उससे मुक्ति के लिए इस तरह के कानून की आवश्यकता पर उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए भी अपने भाषण में कई बार जिक्र किया था। तो अभी जो लेटेस्ट खबर है कि केंद्र सरकार ने उनके अंडर में एक कमेटी का गठन किया है जो अपना रिपोर्ट देगी और सरकार उस पर काम करेगी।
लेकिन आमोद, आज तो इसे लेकर के एक बिल भी आने वाला था, लेकिन अब जब कमेटी का गठन कर दिया गया है तो क्या रिपोर्ट आने का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद ही आगे के पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब सरकार ने जब कमेटी बनाई है तो इस कमेटी की रिपोर्ट बहुत अहम होगी और उसके आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। चूंकि आज 1 तारीख है और संसद की कार्यवाही 18 तारीख से शुरू होना है और 17 दिन इस कमेटी के सामने रहेगा। और इस पर पहले से भी जो काम किए गए हैं, जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है, उसके अलावा लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, उन सबका अध्ययन भी ये कमेटी करेगी और विशेषज्ञों से राय लेकर इस पहल पे आगे काम कर सकती है और सरकार को अपना रिकमेंडेशन दे सकती है। जी आमोद, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक बार फिर से बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, बताना जरूरी है दर्शकों को। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है, जिसमें बिल के कानूनी पहलुओं पर विचार कमेटी करेगी और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे के पहलुओं को गौर में रखते हुए एक देश एक चुनाव पर मुहर लगाई जा सकती है। तो बहुत बड़ी खबर है ये, और आप सबको पता है कि इसे लेकर के बिल लाने की भी तैयारी थी, लेकिन उससे पहले अब कमेटी पहले अध्ययन करेगी कानूनी पहलुओं का और बिल के कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ये बिल पेश होगा जब रिपोर्ट आ जाएगी। तो आमोद हमारे साथ जुड़े हुए। आमोद, क्या इस कमेटी में विपक्षी पार्टियों की ओर से भी किसी नेता को शामिल किया गया है? देखिए, अभी तक इस कमेटी के कंपोजिशन के बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अंदर में एक कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन थोड़ी देर में इसके बाकी डिटेल्स भी मिलेंगे, तब हम बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि इस कमेटी में और कौन कौन से लोग हैं, इसमें कोई संविधान विशेषज्ञ हैं, इसमें किन किन पार्टियों से कौन कौन से लोग हैं, इसकी विस्तृत जानकारी थोड़ी देर में मिलेगी। हालांकि संभव है कि कमेटी का गठन अभी कंपोजिशन जो है नहीं बना हो, केवल उसके अध्यक्ष बनाए गए हों और उसके बाद आज दिन में इस समिति में कौन कौन लोग हैं उसके बारे में भी जानकारी मिले। तब तक ये जानकारी नहीं है अभी कि इसके सदस्य कौन है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि समिति का गठन कर दिया गया है जो अध्ययन करेगी 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर। और चूंकि प्रधानमंत्री जितने भी वादे किए उन्होंने अब तक सबको उन्होंने पूरा किया है, ऐसा ठीक है। ठीक है आमोद, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के जरूरी जानकारी भी दर्शकों को बताना जरूरी है। 1 नेशन 1 इलेक्शन या एक देश एक चुनाव भी इसे आप कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराना। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई है। 1 नेशन 1 इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इसे संसद के विशेष सत्र में लागू करना चाहती है। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल संसद से पास हो जाता है तो देश का क्या फायदा होगा? इस पर लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है जो कहती है लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से पैसे की बचत होगी, सरकारी नीतियों को समय पर लागू किया जा सकेगा, प्रशासन मशीनरी चुनाव से ज्यादा विकास के कामों पर ध्यान दे सकेंगे। हालांकि इसे लागू करने में कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। स्टेट में अगर इलेक्शन एक साथ करवाने हैं तो ऐसे में जो संवैधानिक पेचीदगियां आएंगी उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और इस वक्त तारिक अनवर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तारिक साहब, आपने देखा कि अब एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के। क्या विपक्षी पार्टियां भी इंतजार करेंगी? अगर ये कमेटी विस्तृत रिपोर्ट देती है उसके बाद सब कुछ सोचते समझते हुए इस पर मुहर लगना ये संभव नजर आता है? देखिए, आपने ठीक कहा, जो हमारे देश का ये हिस्ट्री है जी, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन का था जी। पहला जब जनरल इलेक्शन हुआ 52 में तो सब एक साथ हुए थे। उसके बाद से ठीक कहा, जब संविध सरकार बनी, अपोजिशन की सरकारें कहीं बनी और वो सरकारें स्टेबल नहीं थी, संविध सरकार थी, वो कई पार्टियों को मिलाकर सरकारें बनाई गई थी जी। तो किसी मामले को लेकर सरकारें गिरती चली गई
और उसकी वजह से मिड टर्म पोल कराना पड़ा। जी। तो कांग्रेस पार्टी इसके मुखालिफ नहीं है, खिलाफ नहीं है वन नेशन, लेकिन सभी पार्टियों को कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए। ये जब लोकसभा का इलेक्शन नजदीक आ रहा है और 5 स्टेट्स के इलेक्शन है जी, ऐसे मौके पर ये बात कहना लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन तारिक अनवर साहब, आप तो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, आपको नहीं लगता कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है तो बहुत सारे इसके फायदे भी हैं? मसलन पैसों की बर्बादी से बचेगा देश, बार बार चुनाव कराने के झंझट से भी छुटकारा मिलेगा, काले धन पर सबसे बड़ी बात की लगाम लगेगी। क्या इसके फायदे आपको नजर नहीं आते? जहाँ तक मेरी समझ है कांग्रेस पार्टी इसकी मुखालफत नहीं है, लेकिन आज जो देश का सिचुएशन है जी, पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें ये मुश्किल है। असंभव तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि कुछ स्टेट्स के इलेक्शन अभी हाल में हुए हैं जी, कुछ स्टेट का इलेक्शन होना है। तो इस परिस्थिति में सभी लोगों को, ऑल अपोजिशन पार्टीज, ऑल स्टेक होल्डर्स शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। जी, अकेले कोई बैठ के, चूंकि हमारे पास बहुमत है कि हम जो चाहें फैसला ले लें, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो है ठीक नहीं है, जी, डिक्टोरियल एटीट्यूड है। जी, बहुत शुक्रिया तारिक अनवर साहब, TV9 भारतवर्ष को अपना समय देने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर से हम बात कर रहे थे, उन्होंने यही कहा है कि सभी पार्टियों के विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस में लेकर के ही इसे लागू करना चाहिए। हमारे सहयोगी आनंद पांडे भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। आनंद, अभी हमने कांग्रेस नेता तारिक अनवर से बात की, उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त वन नेशन वन इलेक्शन की बात सामने आना, कमेटी का गठन करना, ये सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है। जी, लेकिन ये भी जरूरी है, कभी न कभी तो इसके लिए पहल करनी पड़ेगी और यही वजह है कि सरकार ने ये कमेटी बनाने का फैसला किया है। और जो रामनाथ कोविंद का कद है उसको लेकर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो पूर्व राष्ट्रपति रहे, ऐसे में वो सभी दलों से अगर बातचीत करके बीच में एक आम राय बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए एक रास्ता निकल सकता है। और चूंकि ये भी हाल फिलहाल नहीं होने जा रहा, सभी पॉलिटिकल पार्टी से बात की जाएगी, जो संविधान के एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की जाएगी, पूर्व चुनाव कमिश्नर्स जो रहे उनसे बात की जाएगी, उन सबसे बात करके ही किसी एक नतीजे पर पहुंचा जाएगा। और चूंकि ये जो फैसला है ये सभी पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, हर पार्टी इस बात को लेकर चिंतित है कि देश में हर 3 महीने बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं और ऐसे में खर्चा होता है। जहां चुनाव होते हैं वहां पर जो विकास के काम होते हैं वो रुक जाते हैं, आचार संहिता लग जाती है। तो ऐसे में सब पॉलिटिकल पार्टी तो चाहती है कि चुनाव का खर्चा कम हो, लोगों के विकास के काम होते रहे। लेकिन अगर ये इसको लेकर अगर सरकार ने पहल की, जाहिर तौर पर लोग टाइमिंग पे सवाल उठाएंगे, लेकिन अभी आज या कल में नहीं होने जा रहा, क्योंकि इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति एक तरह से जरूरी होगी। और सरकार भी चाहती है कि ऐसा कोई फैसला होता है, ऐसा कोई कानून आता है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पर है और इसलिए कमेटी बनाई गई है। ठीक है आनंद, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। मुंबई से हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। राजीव, एक तरफ मुंबई में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक चल रही है, जाहिर है बीजेपी एनडीए को हराने के लिए, दूसरी ओर वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अब कमेटी का गठन कर दिया गया और कहा जा रहा है कि अगर संभव हो तो कमेटी इलेक्शन से पहले अपनी रिपोर्ट देगी। क्या रिएक्शंस आ रहे हैं सियासी गलियारे से? बिल्कुल, देखिए जो इंडिया गठबंधन में यहाँ पर बैठक के लिए आई हुई तमाम पार्टियां हैं, उसमें कल ही जब स्पेशल सेशन बुलाने की बात सामने आ गई थी तो उसके बाद उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना था कि केंद्र सरकार चाहे जो भी कर ले 24 में वो मोदी को पीछे कर ही देंगे। नीतीश कुमार का वन इलेक्शन वन नेशन के मसले पर कहना था कि एक सिगुफा है, लेकिन चूंकि अब एक कमेटी गठित हो गई है तो इसे सिर्फ सिगुफा नहीं कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार इस बात को लेकर बहुत गंभीर है और ऐसे में अब ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक करके देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है, ऐसे में इस गठबंधन को भी आने वाले समय में इस बात को ध्यान में रखकर ही अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी कि जिस तरह के स्टेप्स प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं उससे भी निपटने के लिए उन्हें नई रणनीति का गठन करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर आज की इस बैठक में इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि जब पार्लियामेंट सेशन जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है उसमें विपक्षी पार्टियों की क्या रणनीति रहेगी उसको लेकर निश्चित तौर पर आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है। ठीक है आपके पास, और आइए अब सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में क्या कहा। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं।
इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, एक बड़ा सवाल यह है कि टाइमिंग है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उस पर विपक्ष बहुत हमलावर है। एक तो यह कहा जा रहा है कि त्योहारों के समय इसे लाया गया, और दूसरा यह कहा जा रहा है कि चुनाव के ठीक पहले, और वैसी तो यहां तक कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ। देखिए, जब सिर्फ कमेटी बनाने का फैसला किया गया है, ये कमेटी जो है अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, पूर्व चुनाव जो आयुक्त है, उन सबसे बातचीत करेगी और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जाएगी और जो जनता की भी राय इसमें ली जाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ जनता को भी अफेक्ट करता है। तो तमाम जो अलग अलग तबके हैं स्टेक होल्डर्स, उनसे बात की जाएगी और उसके बाद ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट देगी। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष ये टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। उनको लग रहा है कि चूंकि लोकसभा चुनाव सामने होने जा रहे हैं, उसमें ये सिगुआ छोड़ा गया। इंडिया की जो अलायंस है, इसकी बैठक हो रही है मुंबई में, उस वक्त में इस बात को इस कमेटी बनाई गई। तो कहीं ना कहीं उनका ये तर्क है, कल भी वो तर्क ये दे रहे थे कि जो इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है उसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए ये तमाम ऐसे ऐलान किए जा रहे हैं, ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। वो बहुत दिनों से कहते रहे कि अगर हर 3 महीने में देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहेंगे तो जो विकास के काम तो रुकेंगे और साथ ही साथ जो अनावश्यक जो खर्चा होता है उस पर भी रोक नहीं लग पाएगी। और पहले भी आजादी, क्या इस बात की भी संभावना है कि इस विषय को लेकर इंडिया गठबंधन में भी फूट पड़ जाए? देखिए, जाहिर तौर पे हो सकता है, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन अपनी तरफ से एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। हर मुद्दे पे वो आपस में राय करेंगे और ऐसे में जब ये कमेटी बनेंगे तो जाहिर तौर पे वो आपस में बात भी करेंगे और उनकी रिप्रेजेंटेशन भी इस कमेटी में होगा जब कमेटी की बैठकें शुरू होगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो फैसला है इसने कहीं ना कहीं विपक्ष को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं ना कहीं ये जनता से सीधा जुड़ा हुआ फैसला है और साथ ही साथ जनता के खर्चों से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी चुनाव में पैसा खर्च होता है वो जनता की जेब से ही आता है। तो ऐसे में अगर इस खर्चे पर लगाम लगेगी तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को भी, विपक्षी दलों को भी पैसों की बर्बादी पर रोक लगाने के लिए ये लंबी चर्चा काफी समय से चल रही थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। राजीव और आनंद हमारे साथ आप बने रहिएगा और इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब विपक्षी पार्टियों का भी रिएक्शन सामने आने लगा है। क्या कहना है विपक्षी नेताओं का, सुनाते हैं आपको। कि ये चर्चा चलाई जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कोई बिल पास करने के लिए सेशन बुलाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है। तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट क्यों चुनी गई, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। It's a bit of a surprise. I was not expecting this. We don't know what the government wants to do. One rumor is maybe the government wants to dissolve the Lok Sabha and call elections early because they are afraid of losing in 5 states in November, December. क्यों बुलाया गया है? और ये बजट सेशन, मानसून सेशन तो हो चुका है, तो सितंबर में दूसरा सेशन, क्या ऐसी अर्जेंसी है? सरकार इसके बारे में जानकारी देगी। तो विपक्षी पार्टी के नेताओं का बयान हमने आपको सुनवाया है और मुंबई में तीसरी बैठक चल रही है इंडिया अलायंस की। कल से ही इस बैठक की शुरुआत हो गई थी और मुंबई से हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, विपक्षी पार्टियों के नेताओं का बयान हमने सुना, बयान से तो यही समझ में आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के उन्हें आपत्ति है। हवाला त्योहारों का भी दे रहे हैं और आने वाले चुनाव का दे रहे हैं और कह रहे हैं कि टाइमिंग ये ठीक नहीं है। लेकिन एक संभावना ये भी है कि जिस कमेटी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया, जाहिर है कि उसमें कुछ विपक्षी नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। कैसे काट ढूंढेगी इस पूरे मुद्दे को लेकर के विपक्षी पार्टियां इंडिया अलायंस? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जाहिर बात है कि मुद्दा सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा हुआ है। इलेक्शन में होने वाले जो खर्च होते हैं उसका वहन आम जनता को ही करना पड़ता है। ऐसे में जब इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है तो निश्चित तौर पर
अब बैकफुट पर विपक्षी पार्टियां आएगी। लेकिन अभी चूंकि ऐलान हुआ है और कल जब सेशन बुलाने की बात कही गई थी तो पूरी तरह से विषय क्लियर नहीं था। ऐसे में इसे शिगुफा कहा गया। अरविंद केजरीवाल का बयान कहा कि लोकसभा चुनाव हारने वाली है, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले वहां पर बीजेपी की स्थिति खराब है, इसलिए बीजेपी इस तरह के एजेंडे पर काम कर रही है। लेकिन जब खुलकर अब बयान पीएम की तरफ से आ गया तो निश्चित तौर पर विपक्ष को बहुत ही गंभीरता से इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि जो पीएम ने ये स्टेप लिया है इसकी काट वो क्या निकालेगी। क्योंकि बाकी विषयों पर तो कह रहे हैं कि हम सारी अपने हितों को बगल में रखकर इस वक्त सिर्फ मोदी को हराना, इसलिए 24 में एक साथ आना है। लेकिन ये मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ है, ये मोदी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है कि मोदी को हराना है इसलिए सारे लोग एक साथ आ गए हैं। ये आम जनता को असर करने वाला मुद्दा है। ऐसे में मोदी के इस बयान का और इस विषय की काट निकालना विपक्षी गठबंधन में बैठे तमाम नेताओं के लिए आसान नहीं होगा। चर्चा निश्चित तौर पर आज के इस मीटिंग में होगी मुंबई में, लेकिन आने वाले दिनों में भी इस पर चर्चा करके इसकी काट ठीक है राजीव, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और देखिए इस वक्त हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत भी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ कुछ नेता भी हैं। आपने सुना विक्रांत, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कमेटी का गठन कर दिया गया है। इंडिया अलायंस के लिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है क्योंकि सभी नेताओं को, लगभग विपक्षी नेताओं को आपत्ति है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं। जी देखिए, तमाम विपक्षी नेताओं से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि ये एक शिगुफा है। अगर सरकार ऐसा करना चाहती है तो कर ले, क्योंकि लगातार इनका कहना है कि जब से हमने टीम इंडिया बनाई है तब से सरकार सत्ते में आ गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डी राजा साहब मौजूद है, लेफ्ट के बड़े नेता है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है और अब एक कमेटी बना दी गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, तो आप लोगों को क्या दिल धड़कने लगा? We are not afraid of anything. We are convinced that people have come to the conclusion they must throw out BJP from seat of power and save this nation. And we are with the people and we are working with the people because whatever we witnessed for the past 9.5 years, it is disastrous. Modi government has become disastrous and we cannot call it as governance. It is misgovernance and misrule. And country is in multiple crises and we'll have to save the constitution, democracy, secularism, social justice, federalism, everything. Unless we throw out BJP from seat of power, the country will not be saved. सर, इलेक्शन अगर पहले कराते हैं कोई दिक्कत है आप लोगों को? Let us see. You have any problem? We have no problem at all. It is BJP which is scared of the India alliance, and it is Mr. Modi and BJP who are getting desperate every passing day. That's what people. सर, वो कह रहे हैं कि यूसीसी भी ला सकते हैं, महिला आरक्षण बिल भी ला सकते हैं. Let them do whatever they want to do, but people are people, and democracy is democracy, and nobody can undermine all these things. People cannot be taken for granted, and our people are now convinced that BJP has to go and country has to be saved. Thank you. तो ये डी राजा थे, लेफ्ट के बड़े नेता हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो करना चाहे करे, अब बीजेपी को जाना होगा। यानी जो गठबंधन है उसको वो काफी कॉन्फिडेंट है इसको लेकर के कि अब जो भी होता है, वन नेशन वन इलेक्शन, जल्दी अगर चुनाव होते हैं या यूसीसी आता है, महिला आरक्षण बिल आता है, उसको फेस करने के लिए टीम इंडिया तैयार। जी बिल्कुल। और कुमार, एक सवाल ये भी है कि नेशनल पार्टीज के लिए अक्सर ये कहा जाता था कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है एक बेहतर कॉन्सेप्ट है, रीजनल के लिए ज्यादा परेशानी का सबब है। कांग्रेस को क्या वाकई में इससे दिक्कत होगी एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर? देखिए, बात यह है कि तमाम राजनीतिक दलों का ये कहना है कि हिंदुस्तान में कई बार ये कोशिश की गई है लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है कि जैसे आप कहीं पर बहुमत नहीं आता है, 2 साल में सरकार गिर जाती है, तो लेकिन कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है। देखिए, जहां तक हमारी तमाम दलों से बात हुई, उनका कहना है कि हमें कोई विरोध नहीं है, सरकार एक एजेंडे के तौर पर अगर इसको लेके भी आती है तो हम चुनाव में जाने को तैयार हैं और जब चुनाव कराएंगे तब उसके लिए तैयार हैं। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर तमाम दलों का कहना है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से लोकतंत्र है वहां पर इसका लगातार जारी रहना संभव नहीं है। कहीं पर चुनाव होता है, त्रिशंकु सरकार आती है, सरकार नहीं बन पाती है, 2 साल में सरकार गिर जाती है, तो फिर से वो वन नेशन वन इलेक्शन एक तरीके से चल नहीं पाएगा। ये सवाल है, वरना टीम इंडिया और कांग्रेस सबका यही कहना है कि अगर सरकार ऐसा करना चाहती तो करे,
लेकिन खुलकर बात करे, साफ तौर पर सामने आकर बात करे। ठीक है कुमार, लौटेंगे आपके पास। और देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर इंडिया गठबंधन खेमे से भी खबर है। डिनर में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हुई। विपक्ष के डिनर में साझा रणनीति पर चर्चा। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग का दूसरा दिन है। कुमार हमारे साथ जुड़े, कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े। कुमार विक्रांत, बैठकों में चर्चा तो हो रही है, अब एक नया विषय भी आ गया है। क्या पूरा जो कह सकते हैं सब्जेक्ट था या विषय था, उसमें अब सबसे टॉप पे ये आ जाएगा, ऐसा लग रहा है? क्योंकि अभी तक तो नेताओं के चेहरे, चुनावी रणनीति पर बातचीत हो रही थी, लेकिन अगर ये विषय अब आ गया है तो इंडिया गठबंधन के एजेंडे में क्या ये सबसे टॉप पे हो जाएगा? क्या लग रहा है? देखिए, सूत्र हमारे बताते हैं कल नीतीश कुमार, जो कि अहम रोल अदा करते रहे हैं टीम इंडिया को बनाने में, गठबंधन को बनाने में, उन्होंने कल कहा कि एक शगुफा सरकार ने छोड़ा है। सरकार इंडिया की जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं उसको लेकर के डरी हुई है, तो उसके बाद में सरकार ने एक शगुफा छोड़ा है, लेकिन हमको उससे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, ये नीतीश कुमार ने कल कहा है। अब एक कमेटी बना दी गई है, क्योंकि लगातार टीम इंडिया और कांग्रेस के नेता ये कहते आए हैं कि आधिकारिक तौर पर कांग्रेस कुछ कहे, सरकार कुछ कहे, माफ कीजिएगा। तो आधिकारिक तौर पर सरकार जब कहती है तो निश्चित तौर पर अगर ऐसी बात आती है सामने तो एक चुनौती होगी टीम इंडिया के लिए। अगर चुनाव जल्दी होते हैं या वन नेशन वन इलेक्शन सब जगह चुनाव होते हैं तो ये एक चुनौती होगी, निश्चित तौर पर ये एजेंडे में ऊपर आने वाली बात है। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। तो जिस तरीके से अब इंडिया गठबंधन के लिए भी ये एक विचारणीय विषय है, और अभी तक देखा जाए तो इस पूरे मामले में जो बड़ी बात है, जो बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो ये कि अगर इस तरह की व्यवस्था लागू की जाती है तो देश का पैसा बचेगा, चुनावी खर्चे कम होंगे। एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नई बात नहीं है, पहले भी ऐसी कोशिशें हुई हैं, लेकिन प्रायोगिक तौर पर ये कोशिशें लंबे समय तक नहीं चली हैं। एक बार फिर से ये चर्चा पूरे देश में आ गई है, राजनीतिक दलों के टेबल पे ये विषय है। और देखिए, डिनर में भी चर्चा हुई, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसमें भी इस पर चर्चा हुई। और हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी राजीव भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। राजीव, जानकारी है कि इंडिया अलायंस ने जब डिनर किया साथ में बैठ करके सभी नेताओं ने, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के चर्चा हुई है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। हालांकि अभी तो कमेटी का ही गठन किया गया है, पूरी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद बिल पर विचार किया जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के बीच क्या बातें हो रही हैं? क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो एक नुकसान इसका यह भी है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां जो है उसके बीच में मतभेद देखने को मिलेगा। क्या इस मसले पर भी चर्चा हुई है? देखिए, बड़े परिप्रेक्ष्य में अभी चर्चा नहीं हुई है। जैसा कि अभी कुमार विक्रांत बता रहे थे कि नीतीश कुमार का जो बयान आया है, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का बयान आया है। कल इनफॉर्मल इंटरेक्शन था, वहां पर ये बात उठी थी, क्योंकि कल जब सेशन बुलाने की खबर सामने आई थी उसके बाद में इनफॉर्मल मीटिंग में ये बात नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से कही थी कि सरकार की तरफ से एक शगुफा हो सकता है, उससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अब सरकार ने पूरी स्थिति क्लियर कर दी है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है और इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, इस पूरे मामले में अध्ययन किया जाएगा। जाहिर बात है कि जिसे शगुफा नीतीश कुमार कह रहे थे या उनके साथी दल समझ रहे थे, अब उन्हें इस पूरे मामले में बहुत ही गंभीरता से चर्चा करनी पड़ेगी और इससे निपटने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। चूंकि नीतीश कुमार खुद ये बात कह रहे थे, तो जाहिर बात है कि अब उन्हें इसकी काट ढूंढनी पड़ेगी कि ये पूरा मामला जो है ये पूरे देश से जुड़ा हुआ है और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो क्षेत्रीय पार्टियां होती है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का जो प्रभाव होता है वो उनके अपने राज्यों में, उनके अपने शहरों में होता है, जबकि जो राष्ट्रीय पार्टियां जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, उनके लिए ये ज्यादा असरदायक होगा। क्योंकि अगर कहीं पर भी इलेक्शन होगा तो आदमी जो वोट देने जाता है, मतदाता, वो सोचता है कि अगर देश में अगर कांग्रेस या बीजेपी को वोट दे रहा है तो राज्य में भी उसे वोट दे, अगर एक ही पार्टी की सरकार आएगी तो उसे फायदा होगा। बिल्कुल सही बात है राजीव, आप नजर आगे भी बनाए रखिएगा। कुमार विक्रांत, आपका भी शुक्रिया, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ट्वीट, दो तस्वीरें, पहला संसद भवन, दूसरा इंडिया का मंथन। 2 तारीखें, पहला 1 सितंबर, दूसरा 18 सितंबर। इन 2 तस्वीरों और 2 तारीखों में छिपा है सबसे बड़ा सियासी सस्पेंस, सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2024 का समीकरण बदलने वाला है। गुरुवार दोपहर 3:18 पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के 40 शब्दों के इस ट्वीट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी।
मोदी स्टाइल को डिकोड करने वाले भी नहीं जान पा रहे कि 18 सितंबर को संसद के विशेष सत्र में क्या होने वाला है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले इस ऐलान ने विपक्ष को नए प्लान पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। सवाल है कि क्या संसद के विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आएगा? क्या देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे? अगर ऐसा होता है तो 2024 के सत्ता की कुंजी किसके हाथ होगी? 2023 में 2024 के सबसे बड़े सवाल के मुद्दे पर है आज की सबसे बड़ी बहस। जी हां, 2024 का यह सबसे बड़ा सवाल होगा। क्या यह मुमकिन है वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने की है तैयारी? आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि वसंतानी भी मौजूद हैं। कई खास मेहमान आज की इस बड़ी बहस को हमारे साथ कर रहे हैं ज्वाइन, जिसमें कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी गठित हो गई है, यानी सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक कमेटी गठित कर दी गई है जो कि कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी। कमेटी सदस्यों पर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ये जानकारी भी सामने आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को यह जिम्मा दिया गया है, उनकी अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी गठित कर दी गई है जो कि सारे प्रावधानों पर विचार करेगी और कानूनी पहलुओं पर भी गौर करेगी। यही कमेटी तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी गठित कर दी गई है। देखिए सरकार ने किस तरह से इसे लेकर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, ये आपको समझना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी गठित, सरकार ने एक चुनाव पर कमेटी बना दी है। रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में इस कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार निर्णय लेगी। ये बड़ी बात, संसद के विशेष सत्र से पहले रिपोर्ट आना संभव नजर आ रहा है, मुमकिन नजर आ रहा है। 18 सितंबर से विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। कमेटी इससे पहले इस पर हुए काम को भी देखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र कई बार कर चुके हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी, इसके बाद देखिए एक देश एक चुनाव पर क्या करेगी कमेटी, ये आपको पहले बता देते हैं। चुनाव से जुड़े सभी पक्षों की राय ली जाएगी। राज्यों की चुनौती को समझेगी ये कमेटी, यानी राज्य में जो चैलेंजेस हैं उनको समझने की कोशिश की जाएगी। लागू करने का तरीका क्या होगा और इसकी टाइमलाइन क्या होगी, इस पर विचार करेगी ये कमेटी। संभावित अड़चनों पर मंथन किया जाएगा और सबसे अहम बात, कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। पीडीटी आचार्य साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, महासचिव रह चुके हैं, लोकसभा के जाने माने संविधान विशेषज्ञ हैं। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश कुमार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और आदिल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। लेकिन सबसे पहले पीडीटी आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अब सरकार ने ऐसा लगता है अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, कमेटी गठित कर दी गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। वन नेशन वन इलेक्शन को अगर लागू किया जाता है तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं प्रोसेस क्या होगा, ये पूरी प्रक्रिया कैसे अंजाम दी जाएगी। आचार्य जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी आचार्य जी, ये सबसे बड़ा सवाल अब ये कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है सरकार ने, जो कि अपनी रिपोर्ट देगी। ये पूरा प्रोसेस कैसे अंजाम दिया जाएगा, कमेटी का क्या काम होगा, इस बारे में अगर सबसे पहले आप हमें बता पाएं। देखिए, कमेटी जहाँ तक मैंने समझा है, कमेटी का काम जो है वो देखेंगे इसके प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है, पहलू है, क्योंकि ये जो इशू है वन
नेशन वन पोल, मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शंस, पार्लियामेंट की इलेक्शंस और असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ हो, यही है। और इस पर्पज़ के लिए असल में इस पर काफ़ी चर्चा पहले हुई है, लेकिन अभी इतनी अर्जेंसी से गवर्नमेंट आगे आ रही है और ये कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी तो उसके प्रैक्टिकल चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है वो तो 1950s में और 60s में भी यही हुआ था जी। और पार्लियामेंट जल्दी भंग हो गया, उसके बाद वो सारा पैटर्न बिगड़ गया। लेकिन सर, ये सरकार की तरफ से जो विशेष सत्र आगे बढ़ाया जा रहा है, पीडीटी आचार्य सर, जो विशेष सत्र आगे बढ़ाया जा रहा है 18 से 22 सितंबर तक, क्या उससे पहले कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी? और अगर नहीं आती है रिपोर्ट तो क्या फिर उसके बाद बिल पेश हो पाएगा रिपोर्ट के बिना? देखिए, ये कमेटी का गठन शायद इसलिए किया गया कि इसके नेचुरली इसकी गहराई में इसको स्टडी करें और उसके बाद फिर उसके हमें रिकमेंडेशन दें। तो इसका ये मतलब है कि ये जो विशेष सत्र है इसमें तो मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये। अच्छा। क्योंकि इसमें इश्यू क्या है? इश्यू है कुछ असेंबलीज ऐसे हैं जिनका कार्यकाल अभी शुरू हुआ है, बिल्कुल, तो इनको भंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान करना पड़ेगा। और दूसरा, जो असेंबली का कार्यकाल अभी 2-3 महीने में ख़त्म हो रहा है, उनका तो बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए पार्लियामेंट का इलेक्शन मार्च-अप्रैल में होता है, तो उस हालत में ये जो असेंबलीज है जिनका कार्यकाल अभी 1-2 महीने में ख़त्म हो रहा है, उनको तो बढ़ाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वो इतना आसान नहीं है। और इसलिए मेरे ख्याल से इस जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें शायद ये आना मुश्किल लगता है। अच्छा, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं तो क्या इसका एक ही तरीका है कि अनुच्छेद 356 में संविधान में संशोधन, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अनुच्छेद 356 में संशोधन किया जाए और उसके बाद सभी राज्यों की विधानसभाओं को भंग कराया जाए और वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ देश आगे बढ़ जाए, या और कोई भी तरीका है? देखिए, 356 आप लगा नहीं सकते, क्योंकि 356 तब होता है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है। अच्छा। स्टेट्स में तब जाके सेंटर उसमें इंटरवीन करके असेंबली को भंग करते हैं। वो तो नहीं होगा अगर वो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है, तो फिर किस बेसिस पर आप वहाँ पर दखल देंगे? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में ये ऑलरेडी फैसला दे चुका है कि उसके ऑब्जेक्टिव सिचुएशन जो होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी वो सही है या नहीं है। और कई केसेस में असेंबली को रिस्टोर किया हुआ है, तो ये इतना आसान नहीं है। नहीं, इसीलिए सर मैंने जिक्र किया अनुच्छेद 356 में, क्योंकि कुछ संविधान विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 356 में संशोधन किया जाए और उसके बाद फिर सभी राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया जाए। मुमकिन है क्या ये? देखिए ना, 356 का जो बेसिक पर्पस है जी, वो ये है कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, वहां पर यूनियन इंटरवीन करता है। आखिर ये तो एक फेडरेशन है, तो फेडरेशन में जो असेंबली नॉर्मली भंग होता है वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी रिकमेंडेशन पर होता है। वो उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले वो भंग कर सकते हैं। लेकिन जब सेंटर इंटरवीन करके एक असेंबली को भंग करेगा तो उसके लिए तो किस सिचुएशन वहाँ पर होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन स्टेट में होना चाहिए, तब जाके वो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अब क्या अमेंडमेंट लाएंगे उसमें? तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के ब्रेकडाउन के आप उसमें इंटरवीन करेंगे और असेंबली को भंग करेंगे? तो एक फेडरेशन जो फेडरल कंसेप्ट है उसके खिलाफ होगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप ऐसा अमेंडमेंट नहीं ला सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो, बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता हो, ऐसा कोई अमेंडमेंट आप ला नहीं सकते। फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी आचार्य जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये कि इसी साल 22वें लॉ कमीशन की तरफ से एक पहल हुई थी जिसमें एक मसौदा तैयार किया गया था 6 सवालों के साथ, जो चुनाव आयोग को भी भेजा गया कि क्या ये मुमकिन है एक देश में एक चुनाव कराए जाने चाहिए, एक ही चुनाव कराए जाने। तो इसीलिए मेरा सवाल कमेटी को लेकर है कि किन किन से बात करेगी ये कमेटी, इसका काम क्या होगा? देखिए,
कमेटी के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो मेरे पास नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है। लेकिन चूंकि इस कॉन्टेक्स्ट में कमेटी का गठन किया गया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं, तो ये जो पहलू है, एक नेशन वन नेशन वन इलेक्शन वगैरह छोड़िए, साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है पार्लियामेंट के साथ असेंबलीज का इलेक्शन, यही है। तो उसकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है इस वक्त, जैसे मैंने कहा 1950s और 60s में ये होता था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि वो सारा पैटर्न चेंज हो गया था। तो इसलिए अब उसको रिस्टोर करना इतना आसान नहीं है, उसकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज सारे देखेंगे कमेटी, ऐसा मैं सोचता हूँ। अच्छा आचार्य जी, अगर ये सरकार फैसला करती भी है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो क्या ये जरूरी है कि 28 में से 14 राज्यों की विधानसभा में ये प्रस्ताव मंजूर कराया जाए, तभी ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें 11 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है। अगर आप कोलिशन सरकार को भी देख लें तो 14 राज्य हैं ऐसे जहां पर एनडीए की सरकार है। देखिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रस्ताव है जी, जो भी गवर्नमेंट लाएंगे, तो उसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वेदर इट शुड बी राटिफाइड बाय द असेंबली और नॉट। आई मीन हाफ द असेंबलीज जो है वो राटिफाई करना जरूरी है कि नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जो प्रस्ताव लेके आएंगे उसी के बेसिस पर ही हम डिसाइड कर सकते हैं। अभी से तो नहीं कह सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए। बहुत आसान शब्दों में आपने ये समझाने की कोशिश की कि आगे अगर ये बात बढ़ती है और वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ता है देश, तो फिर क्या उसके साथ तमाम बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बड़ी बात ये भी कि जो इंडिया के यानी विपक्षी नेताओं की जो बैठक मुंबई में चल रही है, इनके डिनर में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हुई है। डिनर के दौरान विशेष सत्र पर लंबी चर्चा हुई है। जो विशेष सत्र होने वाला है, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार ने इस पर अपनी बात रखी है डिनर के दौरान। अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे ने भी इस पर अपनी बात रखी है। सभी नेताओं ने चुनाव के लिए तैयार रहने की बात भी कही है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा। ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। कि ये चर्चा चलाई जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कोई बिल पास करने के लिए सेशन बुलाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट क्यों चुनी गई, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। It's a bit of a surprise. I was not expecting this. We don't know what the government wants to do. One rumor is maybe the government wants to dissolve the Lok Sabha and call elections early because they are afraid of losing in 5 states in November, December. तो आपने सुना मुंबई से ऑपोजिशन के लीडरान का क्या रुख सामने आ रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले शिवम मैं आपका रुख करूंगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है मुंबई में और उसमें एजेंडा क्या था और क्या करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि इस मीटिंग का भी एजेंडा बदल जाएगा। तमाम ऐसे नेता हैं जिन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मीटिंग में चर्चा का सबसे बड़ा विषय यही होगा। झटका दे दिया क्या आपने? देखिए, किसी का एजेंडा बदले या ना बदले, लेकिन इस देश का एजेंडा सही रहना चाहिए और देश के लिए जो बेहतर है वो एजेंडा ही आगे जाना चाहिए। सबसे पहले ये कहा गया असदुद्दीन ओवैसी द्वारा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश का पहला चुनाव 1952, 1957 और उसके बाद 1962 और 67 देश के चुनाव यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए हैं इस देश में, तो इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाली बात नहीं है। 69 से 71 के बीच में जो है कुछ विधानसभाओं को अलग अलग कारणों से कांग्रेस ने भंग किया
और उसकी वजह से वहां पर स्थायित्व में कमजोर आया है। और फिर उससे पहले क्या हुआ कि इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर पहले चुनाव करा लिए 1971 में। इस वजह से इस देश में जो क्रम था विधानसभा और लोकसभा को साथ चल के चुनाव कराने का, वो टूटा। दूसरा ऑप्शन, विधि आयोग ने 2019 में एक रिपोर्ट 2021 में एक रिपोर्ट दिया है जिसमें पूरा एक आर्टिकल उन्होंने उस पर लिखा है कि इस देश में विधानसभा और लोकसभा क्यों आवश्यक है। जून 2019 में इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बैठक की थी और उसमें कहा था यह आवश्यक है। उसके कारण क्या है? अगर मैं बात करूं 1952 में इस देश के चुनाव में सिर्फ 11 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था, जो आज बढ़कर अगर मैं सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 60,000 करोड़ हो गया है। छोड़ दीजिए उसको भी। इस देश की फौज, इस देश के तमाम लोग, इस देश की तमाम एजेंसियां, इस देश के स्कूल टीचर, आए दिन अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं चुनाव है। आप इस बात का कैसे जवाब देंगे कि संजय सिंह कह रहे हैं कि सरकार घबराहट में ये सब कदम उठा रही है? घबराहट नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, तो देश की लोकतंत्र में जब हम जीते थे, जब हमारी सरकार का गठन, पहली सरकार का गठन हुआ था, तो क्या इस देश में कोई घबराहट थी? जब पहला चुनाव 1952 में हुआ तो क्या उस समय कोई घबराहट? परिस्थितियां अलग थी ना शिवम, परिस्थितियां अलग थी। आज मुझे आप ये बताइए, ऑपोजिशन को भरोसे में लेने की बात तो चलिए अभी हम छोड़ देते हैं, लेकिन एनडीए के बाकी दलों को आप लोगों ने भरोसे में लिया है क्या? क्योंकि 15 राज्यों में एनडीए की सरकार है, सिर्फ 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपकी अपनी सरकार। मुझे लगता है कि ये सवाल अभी बहुत हाइपोथेटिकल है, कुछ भी चीज अभी सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जरूर विपक्ष से और तमाम लोगों से बात की जाएगी। हम लोकतंत्र में रहते हैं, बात की जाएगी हमारे साथ। एक और सत्य इस बात में यह भी है कि पिछले 10 साल में कोई भी निर्णय देश हित में अगर आया है, मैं 370 से लेकर 3 तलाक से लेकर कोई भी निर्णय अगर उठाऊं तो विपक्ष का साथ कहीं पर मिला भी नहीं है। इतनी नकारात्मकता होना भी उचित नहीं है। अगर कोई कदम देश के लिए, देश की पूंजी के लिए, देश की फौज के लिए, देश के लोगों के लिए, आमजन के लिए बेहतर हो सकता है तो कम से कम उस पर विचार तो हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही आप नहीं मिला है। खड़ा करें, शिवम, बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन इस बीच हम लगातार ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं और इसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एनडीए सरकार और विपक्षी नेता है या विपक्षी दल है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। बहरहाल हम इस पर चर्चा करेंगे। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जयशंकर जी, नीतीश कुमार कह चुके हैं कि इस बार के चुनाव समय से कराए जाने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से। ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि खेला होबे, और असदुद्दीन ओवैसी को तो हमने सुना कि ये प्रक्रिया असंवैधानिक है। इसके अलावा संजय सिंह कह रहे हैं कि घबराहट है। विपक्ष का मुद्दा यही है कि एक देश एक चुनाव को लेकर क्या कुछ विरोध दर्ज कराया जाए। देखिए, इतने सारे सवाल आपने पूछ लिए तो थोड़ा नहीं, मैं तो आपको बता रही थी कि सब नेताओं ने कहा क्या है। हाँ, थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, चुनाव समय से पूर्व कराया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे अगर 2024 में अप्रैल महीने में चुनाव होना है तो 6 महीने पूर्व प्रीपोन भी किया जा सकता है। ऐसा 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया था। उन्होंने चुनाव प्रीपोन किया था, हालांकि उसके नतीजे उनके खिलाफ गए थे, इसलिए इसमें ये कहने का कोई मतलब नहीं है। चाहे सरकार तो संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रीपोन तो ऐसा ही कर सकते। 6 महीने जब रहता है तो उसमें आप कर सकते हैं। और ये बात व्यावहारिक है कि राज्य विधानसभाओं का चुनाव और लोकसभा का चुनाव अलग अलग होने से देश पे खर्च बहुत बढ़ता है, और दूसरा ये कि योजनाओं पर अमल नहीं हो पाता है। जैसे अब चुनाव आ गया तो 3 महीने 6 महीने तक तो उसी में रह जाएगा कि आचार संहिता लागू हो जाएगी, फिर कोई योजना पे काम नहीं होगा। तो इसका भी रहा है, इसकी चर्चा बार बार होती रही है। और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी भी लगातार कहते रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन कभी इस पर पहल नहीं हुई। उस ढंग से अगर मान ली चाहते आप तो 2019 में विधानसभा के चुनाव के साथ आप लोकसभा का चुनाव प्रीपोन कर सकते थे, या जो 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभाओं के, उनको थोड़ा और पहले कर लेते तो एक साथ मिला करके कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इस बार चूंकि जैसे मान लीजिए अभी 200 रुपये की सब्सिडी रसोई गैस पे माफ़ कर दी गई है और इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, तो लग रहा है कि शायद हो सकता है चुनाव पहले कराए जा सकते हैं, जैसे विपक्ष के लोग भी आशंका कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि 5 दिन का जो लोकसभा सत्र बुलाया जा रहा है, इसकी वजह क्या है, ये क्यों बुलाया जा रहा है? अब 1 नेशन 1 इलेक्शन का मामला तो इसमें हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर उसके लिए विधानसभाओं को भंग करना पड़ेगा तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जिसके लिए अभी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सक्षम नहीं है, खासतौर से राज्यसभा में। उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, यानी आपको बस एक सेकंड मैं कह रहा हूँ। तो एक तो ये नहीं, संभव नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि अभी आपने जो सत्र बीता है, जो मानसून सत्र, उसमें सरकार ने राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया था कि चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों का चुनाव जो है उसकी जो 3 सदस्यीय समिति होगी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया जाएगा। अब उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, एक कैबिनेट का मिनिस्टर रहेगा और एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, यानी 2 के बहुमत से सरकार जिसको चाहेगी उसको करा सकती है। वो राज्यसभा में विधेयक पेंडिंग है, तो हो सकता है कि सरकार की ये कोशिश हो
कि उस विधेयक को पास कराएं, क्योंकि मनमुआफिक चुनाव आयुक्त होना चाहिए, चुनाव आयोग होना चाहिए, तो रहा ही है। ठीक है, लेकिन उसमें व्यवस्था क्या हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था सरकार को कि सरकार इसके लिए एक व्यवस्था बनाए कि कैसे चुना जाएगा चुनाव आयोग। तो बहरहाल आगे हम बढ़ते हैं, मुद्दे पर आते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी पर आज नोटिफिकेशन संभव है, यह जानकारी सामने आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनाई गई है कमेटी, जैसा कि हमने आपको बताया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। नोटिफिकेशन थोड़ी देर में संभव है। पीयूष पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, कुछ और जानकारी मिल पाई है क्या इस कमेटी को लेकर? इस कमेटी में और कौन कौन होगा? क्या टाइम फ्रेम इस कमेटी को दिया जाएगा? कब तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी? जी समीर, देखिए, कमेटी का गठन श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में किया गया है और इसके नोटिफिकेशन के साथ ही जो इसमें सदस्य होंगे उनकी जानकारी सामने आएगी। ये संभावना जताई जा रही है कि आज ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये समिति इसलिए बनाई गई है ताकि सभी स्टेक होल्डर्स यानी कि सभी राजनीतिक दल और जो राज्य सरकारें हैं उनसे भी इस मामले पर चर्चा की जा सके और साथ ही विशेषज्ञों से भी इस मामले पर चर्चा की जा सके, क्योंकि ये एक बहुत ही जटिल और संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको संविधान संशोधन के जरिए ही सरकार आगे ला सकती है और तभी पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। रहा सवाल सरकार के पास अभी इस मामले में शक्ति है या नहीं है, वो सब बात के पहलू हैं। पहले ये समिति इस पर विचार करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। इसकी रिपोर्ट की जो ड्यूरेशन होगी, कब तक रिपोर्ट दी जानी है, उसका भी जिक्र इस नोटिफिकेशन में किया जाएगा और ये भी स्पष्ट किया जाएगा कि किन स्टेक होल्डर से ये समिति बात करेगी। ये समिति बड़ी बात आप कह रहे हैं पीयूष की इस पूरे नोटिफिकेशन से ही साफ होगा, जो कि सामने आएगा कि जो टाइमलाइन है या टाइम फ्रेम है वो रिपोर्ट देने का क्या होगा और इसमें कौन कौन शामिल होगा। अवधेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आपको लगता है कि ये फायदेमंद बात होगी, क्योंकि देश अगर एक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता है, एक इलेक्शन की तरह आगे बढ़ता है? वैसे क्या होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव होते हैं, अलग अलग बार बार जाकर लोगों को वोट करना पड़ता है। तो क्या इससे फायदेमंद स्थिति होगी, क्योंकि हमारे देश में महंगे चुनाव होते हैं बहुत ज्यादा, इससे फायदेमंद स्थिति होगी आपको लगता है? देखिए, 90 के दशक से हम देख रहे हैं लगातार, कम से कम 30, 32, 33 वर्षों से कि कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें कोई न कोई चुनाव 2-3 महीने पर नहीं होता रहता हो। केवल लोकसभा और विधानसभा का ही नहीं होता है, अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव है, पंचायतों के चुनाव है, कुछ न कुछ चुनाव होते रहते हैं। और चुनाव में अब जैसा आप जयशंकर जी बता रहे थे, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, उसके लिए फिर सारे संसाधन लगते हैं। और सबसे जो इसमें समस्या है कि पॉलिटिकल पार्टियों में एकता किसी मुद्दे पर नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर उनको चुनाव लड़ना है तो अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो उनके अपने वोटर हैं, उनको अगर अपने साथ रखना है तो फिर पॉलिटिकल पार्टियां उसी प्रकार से एक्शन लेती हैं और इसका घातक प्रभाव देश पर पड़ा है। हमने लगातार इसको देखा है। तो सैद्धांतिक रूप से तो इसमें कहीं दो मत नहीं है कि देश में एक टाइम बाउंड बना करके कि एक साथ चुनाव का मतलब नहीं कि एक ही दिन में लोकसभा विधानसभा 2 महीने 3 महीने 4 महीने में एक बार चुनाव हो जाए, उसके बाद देश काम की ओर बढ़े। और ये कोई आज का विषय नहीं है। जब से इस देश में अस्थिरता बनी है राजनीति में, जिसकी चर्चा की है, क्योंकि 1967 के पहले तो सब चुनाव एक साथ होते ही थे, उसमें तो कभी किसी को प्रॉब्लम हुई नहीं है। लेकिन 67 में 8-9 राज्यों में संविध सरकारें बनी, वो समय से पहले चली गई। फिर इंदिरा जी ने 1970 में लोकसभा भंग कर दिया समय के पहले, और फिर चुनाव करा लिया 71 में। फिर उसके बाद इमरजेंसी में 6 साल जो है संसद का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। फिर 77 में सरकार बनी, 80 में गिर गई, फिर चुनाव हो गए। तो उसी प्रकार से फिर जब इंदिरा जी आई, पहले जनता पार्टी ने सारे राज्यों का भंग कर दिया, फिर इंदिरा जी आई, उन्होंने फिर राज्यों को भंग कर दिया। तो ये अलग अलग चुनाव भारत की राजनीति का, लोकतंत्र की या संविधान की स्वाभाविक स्थिति नहीं है। ये अस्वाभाविक स्थिति है, ये परवर्जन है राजनीति के कारण, तो उसमें है। लेकिन अब दूसरी बात जो इसमें आती है कि इस समय देखिए 3 बातें हैं आप लोग कर रहे हैं। पहली बात है कि INDIA की मुंबई में बैठक थी, उसका अपना कुछ एजेंडा था। उसी रात में अगर प्रधानमंत्री अगर ये संसद सत्र बुलाने की घोषणा हो जाती है और उसी रात में ये चर्चा चल जाती है, तो जाहिर है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस का जो है इनिशिएट पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति रही है कि विपक्ष के साथ
साथ आगे बढ़ के एजेंडा सेट करो ताकि विपक्ष उसी एजेंडे पर आ जाए। ठीक है। इसलिए आज हम आईएनडीए के जगह पर उसकी चर्चा कर रहे हैं और आईएनडीए की बैठक का भी एजेंडा इसके कारण बदल गया है। ठीक है, बिल्कुल। तो आदिल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश साहब ने जिन बातों का जिक्र किया, आदिल साहब आप बड़े गौर से सुन रहे थे, क्या सैद्धांतिक तौर पर, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, संजय सिंह को हमने सुना, उन्होंने कहा कि भाई सरकार घबरा गई है इसलिए इस तरह की बातें कर रही है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर क्या वन नेशन वन इलेक्शन के इस आइडिया के साथ आप लोग भी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी इंडिया के गठबंधन के बाद से जिस तरीके से डरे और घबराए हुए हैं, वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव हारने जा रही है। पहली बैठक होती है, उसके बाद 9 साल में पहली बार इन्होंने एनडीए की बैठक की, दूसरी बैठक के बाद गैस सिलेंडर के रेट कम कर दिए, तीसरी बैठक से पहले एक शगुफा छोड़ दिया, और इस बैठक के बाद आप लिख के रख लीजिए डीजल और पेट्रोल के रेट भी देश में कम होंगे। आदिल साहब, हम मुद्दे पर आते हैं। देश की जनता आपका स्टैंड हम जानना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? आम आदमी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन पर स्टैंड आपसे, जी आप इधर उधर की बात नहीं करिए, मुद्दे पर बोलिए। जी बताइए। बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। इस देश के लोग महंगाई पर इनसे सवाल पूछेंगे, बेरोजगारी पर सवाल पूछेंगे, इस देश के लोग शिक्षा पर सवाल पूछेंगे, स्वास्थ्य पर सवाल पूछेंगे। बिल्कुल पूछिएगा आदिल साहब, वो तो आपका हक है, ये तो ऑपोजिशन की जिम्मेदारी भी हम एक्सपेक्ट भी यही करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया जाता है तो इस पर आपकी पार्टी समर्थन करेगी या नहीं करेगी? सैद्धांतिक तौर पर आप साथ हैं या नहीं? सुन लीजिए, बोलिए। सुन लीजिए पहले जी जी। देखिए, इस देश के अंदर एक बिल आया था, कृषि बिल। सिर्फ मोदी जी को, रिलायंस फ्रेंड्स को छोड़कर बाकी पूरे देश का किसान, पूरे देश का व्यक्ति उस बिल के खिलाफ था। सिर्फ मोदी जी और रिलायंस फ्रेंड्स यानी अडानी उस बिल से खुश थे। 1 साल तक इस देश का किसान आप फिर भी अभी भी मुद्दे पर आके नहीं बोल रहे हैं। आदिल साहब, जो समय मिला है देश एक चुनाव के साथ आपको अच्छा लग रहा है देश के लिए है कि नहीं है? एक तो क्लियर करिए ना कि बार बार चुनाव हो या एक साथ चुनाव हो। लाने तो दीजिए। हम कहते हैं ये एक शगुफा है, हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक शगुफा है, मुद्दों से डाइवर्ट बोलता हूँ, बोलिएगा। ये बार बार जो है आप लोग एक मिनट अवधेश जी, इसका तो जवाब शिवम को देने दीजिए ना, देंगे इसका जवाब। अवधेश जी भी हैं, अवधेश जी भी हैं, आप भी और मैं भी। आजकल के जमाने में तो क्या है कि वो रिमोट से तुरंत गाना बदल दिया जाता है। हमारे जमाने में ना एक कैसेट भर दी जाती थी, रिपीट मोड पर वही चलती रहती थी। अरे रात को जो आपकी पार्टी ने फीड किया था वो मुद्दा बदल गया है। एक देश एक चुनाव, आपको आने की क्या जरूरत है? टेप रिकॉर्डर ही रख देते सामने, अगर वही सब बोलना है जो कल बोला था। के झूठ बोलते हैं। एक देश एक चुनाव पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? अब गलती इनकी भी नहीं है, वो बैठक में तो वो नई लाइन भी नहीं आई। एक मिनट शिवम जी, एक मिनट सुन लेते हैं। ठीक है आदिल साहब, आप ही को सुन रहे हैं सब। आदिल साहब, आपका हक है, आप ऑपोजिशन पार्टी हैं, आपका हक है विरोध करना मुद्दों को लेकर, लेकिन जो मुद्दे पर सवाल पूछा है वो तो बता दीजिए, आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं एक नेशन एक इलेक्शन को लेकर? हम बता देंगे। इस मुद्दे को सदन के, देखिए ये आना ही नहीं है, ये लोग मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। आपके विपक्षी नेता मुंबई में बैठकर डिनर करते हैं तो इस बात की चर्चा होती है और आप चर्चा से भाग रहे हैं। इंडिया के नेता कल डिनर में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा कर रहे थे। अब लोग जाएंगे तो डिनर तो करेंगे ना। अरे डिनर के लिए किसने मना किया भाई? लेकिन एक देश एक चुनाव, हमारी राय क्या है? मुद्दा है एक देश एक, मतलब आप विरोध कर रहे हैं? आपको बताया गया, मतलब आप विरोध कर रहे हैं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब आई थी तब आप हल्ला मचा रहे थे। चलिए, यानी आप कह रहे हैं कि जब लाया जाएगा बिल तभी आप क्लियर करेंगे। शिवम, रुख तो देखिए बहुत हद तक साफ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया है कि ठीक है बिल लाया जाएगा तो हम फिर लड़ाई लड़ेंगे। डरे हुए लोग हो। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बात बहुत साफ है, मैं जा रहे हो, परेशान मत हो। 2014 के बाद, ठीक है आदिल साहब, बहुत वक्त ले लिया आपने, बहुत वक्त ले लिया, आप सुनिए, जवाब भी सुनिए जी। सरकार राष्ट्रहित
हित के लिए कोई भी विषय, कोई भी मुद्दे को लेकर आई है तो विपक्ष का साथ उसमें मिला नहीं है। मैं कहता हूं संसद में भी सार्थक चर्चा के लिए जब भी सरकार ने कोशिशें की वो सारी नाकाम रही। आज भी हम फिर से वही कहते हैं कि अपना राजनीतिक लाभ हानि एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इस पर कम से कम एक चर्चा तो होनी ही चाहिए। और ये देश के लिए अपने आप में घातक ही है। ये बिल्कुल सत्य है कि हर 3 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव है, तो अगर हम इस पर चर्चा करने के लिए भी ओपन हो तो वो एक अलग स्थिति पैदा कर सकती है। शिवम, बात तो ये ना, इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से इस बिल का शिकूफा छोड़ा गया। हमारे पास नेता, नीति, नियत सब कुछ है। 26 लोग मिलकर जो है किसी भी एक चीज को नहीं चला सकते। आप यहां पर 2 एंकर हैं, 26 एंकर इस शो में हो तो ना शो चल पाए, या फिर 26 मैनेजिंग एडिटर हो तो शायद शो ना चल पाए, या फिर कुछ भी चलाने के लिए एक ही व्यक्ति सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सब कुछ है, नेता है, तो एनडीए में भी तो इतने सारे घटक दल है ना। उनके पास तो अभी संयोजक ही नहीं है, प्रधानमंत्री का चेहरा तो छोड़ ही दीजिए। हमारे पास वो सब चीजें हैं जो चुनाव में जाने के लिए होनी चाहिए, मगर ये विषय चुनाव का नहीं है। चुनाव से अलग हटकर अगर इस देश के लिए लॉन्ग टर्म में कोई एक फैसला हो सकता है, जिस पर कोई एक सर्वसम्मति बन सकती है, तो क्या कोई घबराहट है बीजेपी सरकार में? इसीलिए ये तत्परता दिखाई जा रही है क्योंकि विपक्ष यही आरोप लगा रहा है, मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है और समय से पहले चुनाव कराने की कोशिश हो रही है, इसीलिए ये आ रहा है। लोग घबराहट में लोग झुंड बनाते हैं, हमने नहीं बनाया। मैं बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री से और इस देश के प्रचंड बहुमत से जो एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को मिला था, उससे डर कर 26 लोगों ने एक समूह बनाया और वो आज भी इस हालात में नहीं है कि कोई दिखाने भर के लिए एक चेहरा अपना दे दे। डर दूसरी तरफ तो क्या हम ये भी माने कि फिर आपने भी डर कर 38 दलों को साथ जोड़ा? आपने भी डर कर 38 दलों को साथ चाहते हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि बहुमत और बड़ा हो। हम तो कहते हैं कि प्रचंड बहुमत हमारा है, जो भारतीय जनता पार्टी की 303 आपने अपनी बात रखी। 26 और आपके 38 में क्या गुणात्मक अंतर है? वो 26 लाए, आप 38 लाए। नहीं, हम तो चाहते हैं, लेकिन वो डर से जुड़े हैं। अवधेश जी, उनसे कहिए ना कि ठीक है 26 जुड़े हैं ना, तो 26 का कोई एक नेता बता दे जो उनके पास ये जो गणित है, बता दे जो इस देश के प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ सके। शिवम, ये जो गणित है वो गणित के आधार पर ही पॉलिटिक्स चलती है और लोकसभा चुनावों में भी गणित ही देखा जाता है, विधानसभा चुनावों में भी गणित देखा जाता है। जयशंकर गुप्ता जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, आप क्या बता रहे थे? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये तो सही है कि भाई जब 26 दलों का गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन बना, उसी के बाद एनडीए की बैठक हुई, उसमें फिर 38 लोगों को जोड़ा गया। 38 दलों में कुछ तो ऐसे हैं जिनका नाम ही निशान किसी को पता भी नहीं है। फिर नागमणि कोई पार्टी अभी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। कोई उनका कारपोरेटर भी है कि नहीं है इसका कोई पता नहीं है। दूसरी बात एक जो शिवम बोल रहे थे बार बार कि 2014 से लेकर अभी तक विपक्ष लगातार नकारात्मक राजनीति कर रहा है, सरकार के साथ कभी भी वो सहयोग का भाव नहीं रखता है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से जो 2004 से 2014 तक जो सरकार चली थी यूपीए गवर्नमेंट में, तो सो कॉल्ड एनडीए था या भारतीय जनता पार्टी थी, वो तो पूरा का पूरा सदन ही नहीं, सत्र ही नहीं चलने देती। एक मिनट शिवम, एक सेकंड सुन लीजिए। देखिए, आप बोलते हैं तो हम नहीं कुछ बोलते। बोलिए, मैं सुनूंगा। हाँ, तो सत्र का सत्र नहीं चलता, पूरा शीतकालीन सत्र गायब हो गया। और कभी भी जो चीजें जैसे जीएसटी का किया उसका विरोध इन्होंने किया, आधार कार्ड का किया इन्होंने विरोध किया, और मतलब कोई भी ऐसी स्कीम, अच्छा विपक्ष का काम भी विरोध ही करना होता है ना। और विरोध की एक और आवाज आ गई। सर मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। विरोध की एक और आवाज, वन नेशन वन इलेक्शन पर संजय राउत का बयान आ गया है। ये षड्यंत्र है चुनाव आगे ले जाने का, ये कह रहे संजय राउत। इंडिया की मीटिंग से ध्यान हटाने की कोशिश हुई है, ये संजय राउत का कहना है। वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन। यह देश में नहीं हो रहा है, और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं ये डालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए हैं। और ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। तो देखिए, संजय राउत को आपने सुना। शिवम, जल्दी से एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। इससे पहले इंडिया गठबंधन से ही आवाज उठी कि समय से पहले चुनाव कराने की कोशिश हो सकती है, अब कहा जा रहा है कि समय को और टालने की कोशिश हो सकती है। करना क्या चाहते हैं आप? मेरे जो सीनियर है उनका जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि 4 से 14 के बीच में भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए ने जवाब नहीं दिया।
मैं मानता हूं वुमेन रिजर्वेशन बिल पर इस देश में जब हम विपक्ष में थे हमने चर्चा का माहौल बनाया। मैं मानता हूं कि निर्भया के विषय में जब संसद चल रही थी तो तमाम हंगामे के बाद हमने चर्चा का माहौल बनाया। मैं मानता हूं कि 2G में एक सेशन वॉश आउट हुआ, लेकिन उसके बाद डिस्कशन हुआ और आपने इनका रवैया देखा होगा कि किस तरीके से मणिपुर के मामले में इन्होंने चर्चा नहीं चाहिए। अब मैं आपके विषय पर आता हूं। विषय बहुत साफ है, राष्ट्रहित में चाहे कोई भी मुद्दा हो, चुनाव से पहले हो या बाद में हो, 370 का उदाहरण आपके पास है, चुनाव के इमीडिएट बाद ये सारी चीजें हुई। मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए चुनाव को एक तरफ रखकर, क्योंकि चुनाव इस देश में हमेशा ही होते रहते हैं, चुनाव को एक तरफ रखकर इस बारे में चर्चा तो अवश्य होनी ही चाहिए। हमारे जो रिसोर्सेज, देश के जो रिसोर्सेज जो इस जगह में जा रहे हैं, इन चीजों में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जितना कम किया जाए, जितना उसको बेहतर किया जाए, वो सबके लिए ही। विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी से आदिल बैठे हुए हैं। आदिल जी, आप चर्चा के लिए तैयार हैं? चर्चा तो होनी चाहिए, ये बीजेपी कह रही है, कम से कम चर्चा तो होनी चाहिए। देखिए निधि जी, मेरी गलती यह है कि मैं स्टूडियो में नहीं हूं, तो चर्चा तो मुझे यहां भी नहीं करने दिया जा रहा है। जब मैं बोलता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बीच में बोलते हैं, और जब मैं बोलने की आपने कोशिश अपनी करता पूरी हूं बात तो मेरी रखी। आवाज बंद कर दी जाती है। आदिल साहब, आपने पूरी बात रखी अपनी, सब सुन रहे हैं आपको। किस तरीके से निधि जी, किस तरीके से सदन के अंदर से विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के सांसदों को निकाल के बाहर किया गया है, किस तरीके से सस्पेंशन, उनको सस्पेंड किया गया है, और एक ही सजा के लिए बार बार किस तरीके से अवधि बढ़ाई गई है, यह बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि विपक्ष के अंदर कोई चर्चा हो। मणिपुर के चर्चा से कौन भाग रहा था? पूरे विश्व ने देखा है, क्योंकि मणिपुर की घटना को आदिल साहब, फिर मुझे बीच में टोकना पड़ेगा। हम किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं आज? आदिल साहब, किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है इतनी देर से? वन नेशन वन इलेक्शन, आप सारे मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं सिवाय इस मुद्दे को छोड़कर। भाई, हम तो हमेशा चर्चा के लिए तैयार हैं। देखिए, तैयार है ना इस मुद्दे पर चर्चा के लिए? लोकतंत्र में, जनतंत्र में और संविधान में विश्वास रखती है। हम हर एक चीज के लिए चर्चा के लिए तैयार हैं। तो संसद में भी तैयार हैं? मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं? चर्चा तो करे सरकार। संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं? सरकार, निधि जी, सरकार संसद में भी वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। हम यही सुनना चाह रहे थे हम कि आप अपना स्टैंड तो लें। हर एक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, पूरा विपक्ष तैयार है, पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा तो कराए। अब 30 सेकंड और दे दीजिए। ये कहते हैं कि विपक्ष डरा हुआ है। अरे भैया, राजभर जो पूरे देश में घूम घूम कर नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा झूठा बताते थे, उनको आपने डर के शामिल करा लिया। अजीत पवार, जिनको नरेंद्र मोदी जी 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बता रहे थे, उनको आपने शामिल करा लिया। डरा कौन है? यह पूरा देश देख रहा है। घबराया कौन है? यह पूरा देश देख रहा है। चलिए ठीक है अवधेश जी, लेकिन क्या आपको मुमकिन नजर आता है? क्योंकि देखिए, आज 1 सितंबर हो गई, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जा गई है। अब क्या यह मुमकिन है कि 18 तारीख को सत्र जब शुरू हो, उससे पहले यह कमेटी अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दे और फिर बाद में बिल भी पेश कर दिया जाए इसी विशेष सत्र के दौरान? देखिए, मैं बार बार उंगली उठा रहा था पहले एक चीज स्पष्ट करने के लिए जी। संविधान कहीं भी एक साथ चुनाव करने का निषेध नहीं करता है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि एक साथ चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। यह भी नहीं लिखा है कि एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन समय से पहले कुछ विधानसभाओं को तो भंग करना पड़ेगा ना। सुनो ना, बता, अरे पूरी बात तो कर रहा हूं मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि उसके लिए कोई भी अलग से कोई विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं है कि हम चुनाव एक साथ कराएं। विधेयक लाने की आवश्यकता यह है कि हमारे संविधान में लोकसभा, विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का है। तो अगर एक साथ कार्य कराते हैं तो कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल आपको बढ़ाना पड़ सकता है, कुछ का घटाना पड़ सकता है, जिसके लिए संविधान में प्रोविजन नहीं है। ये संशोधित करने की एक जटिल सिचुएशन है, ये करना पड़ेगा। नहीं, पूरी बात करूं, सुनो, क्योंकि सर हम आखिर तथ्यों पर समय खत्म हो चुका है। इसमें गंभीरता यह है कि राष्ट्रपति की अध्यक्षता में पहली बार कोई कमेटी इस रूप में बनी है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी दल का पूर्व राष्ट्रपति वही ना, पूर्व राष्ट्रपति में, तो जाहिर है कि एक गंभीरता इसमें है कि राष्ट्रपति की अध्यक्षता में समिति बनी। अब उसमें मेंबर्स कैसे आते हैं, वो नोटिफिकेशन के बाद ही तय होगा।